ऐसे ही हॉरर सस्पेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें। रात के 12:13 शिवपुर जाने वाले बस स्टैंड पर सन्नाटा इतना गहरा है कि अर्णव को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही हैं। हर धड़कन सीने में एक भारीपन पैदा कर रही है। वह अपने जूते की एड़ी को कंक्रीट पर रगड़ता है। आवाज गूंजकर वापस आती है। आसपास कोई रोशनी नहीं है, बस धुंध की एक मोटी परत है जो सड़क को निगल रही है। अर्णव अपनी सांसें रोकता है। वह अपनी कलाई की घड़ी को देखता है। सुइयां एक ही जगह पर स्थिर हैं। वह अपने हाथों को रगड़ता है। हथेलियां पसीने से तर हैं। वह अपनी नजरें सामने के खाली अंधेरे में गड़ाए रखता है। दूर कहीं से कोई गाड़ी की आवाज नहीं आ रही है। सिर्फ ठंडी हवा के झोंके उसके कानों के पास से गुजर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन ठिठक जाता है। सन्नाटा अचानक और भारी हो गया है, जैसे हवा में कुछ जम गया हो। अर्णव का गला सूख रहा है। वह बार बार निगलने की कोशिश करता है। वह अपनी जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वह फोन को कसकर पकड़ता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं। स्टैंड की पुरानी लोहे की बेंच पर बैठा एक कौआ अचानक फड़फड़ाकर उड़ता है। अर्णव चौंक कर पीछे मुड़ता है। वहां कोई नहीं है, बस घना अंधेरा और सन्नाटा है। वह फिर से सड़क की ओर देखता है। उसके पैर जमीन में ढंसे हुए महसूस हो रहे हैं। वह बस का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे अब यह आभास हो रहा है कि यह बस उसे कहीं और ले जाएगी। अचानक कोहरे को चीरती हुई पीली हेडलाइट्स दिखाई दीं। एक पुरानी जर्जर बस सड़क पर आकर रुकी। इंजन की आवाज किसी दबे हुए जानवर की घड़घड़ाहट जैसी थी। बस का दरवाजा एक तीखी चरमराहट के साथ खुला, जैसे कोई पुराना जंग लगा धातु का टुकड़ा घिस रहा हो। अर्णव ने अपना कदम आगे बढ़ाया और बस के अंदर चढ़ गया। बस के भीतर हवा ठंडी और भारी थी। कंडक्टर अपनी जगह पर बैठा था। उसकी उंगलियां पुराने टिकटों के बंडल को बार बार पलट रही थीं। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी त्वचा पर गहरी झुर्रियां किसी सूखे नक्शे की तरह खिंची हुई थीं। उसने अर्णव की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अर्णव ने कांपती आवाज में कहा, शिवपुर। कंडक्टर की आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ीं और फिर उनमें एक अजीब सी चमक दौड़ गई। उसने अर्णव के चेहरे को गौर से देखा और फुसफुसाते हुए कहा, आज फिर? अर्णव ने उस सवाल को अनसुना करने की कोशिश की और बस के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया। फर्श की लकड़ी उसके हर कदम के साथ चरमरा रही थी। उसने पीछे की खाली सीट चुनी और बैठ गया। बस का दरवाजा एक झटके के साथ बंद हुआ और वह बिना किसी हॉर्न के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अर्णव ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। कंडक्टर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी नजरें अर्णव की पीठ पर टिकी थीं। बस के अंदर की पीली बत्तियां टिमटिमा रही थीं, जिससे सीटों की परछाइयां दीवारों पर नाचती हुई महसूस हो रही थीं। अर्णव ने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर समय चमक रहा था, 12:13। उसने इसे अपनी हथेली पर रखा और गौर से देखा। 5 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अंक वही थे। उसने अपनी कलाई की घड़ी कान के पास लगाई। कोई टिक टिक नहीं हो रही थी, जैसे समय के पहिए रुक गए हों। वह घबराकर घड़ी को जोर जोर से हिलाता है, पर सुइयां पत्थर की तरह स्थिर है। तभी पीछे की सीट से एक धीमी ठंडी आवाज आई। लड़की खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी थी। बिना मुड़े उसने कहा, अर्णव।
समय आगे नहीं बढ़ेगा। अर्णव का शरीर जम गया। उसने फोन को कसकर पकड़ा। उसकी उंगलियां फोन की ठंडी बॉडी पर सफेद पड़ गईं। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन गर्दन में जैसे कोई भारी वजन रखा हो। उसने फिर से खिड़की के बाहर देखा। सड़क अब शिवपुर की ओर नहीं जा रही थी। बाहर का दृश्य बदल रहा था। धुंध के बीच से ऊंचे, घने और अंधेरे पेड़ों की टहनियां दिखाई दे रही थीं। उसने अपना सिर सीट पर टिकाया। उसका माथा पसीने से भीग गया था। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सांस के साथ उसे बस के भीतर की भारी सड़ांध महसूस हो रही है। लड़की की बात उसके कानों में गूंजती रही। वह समझ गया कि वह किसी ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां घड़ियां काम नहीं करती। उसने खिड़की के कांच पर अपनी उंगली रगड़ी। कांच पर जमी धुंध के नीचे से उसे बाहर का वीराना और भी भयावह दिखने लगा। अर्णव ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे लगे पत्थर अब शिवपुर की दिशा नहीं बता रहे थे। वे पत्थर किसी अजीब घिसी हुई भाषा में कुछ लिख रहे थे, जो धुंध के कारण साफ नहीं दिख रही थी। बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई, जिससे अर्णव का शरीर सीट के पिछले हिस्से से टकराया। बाहर के पेड़ अब सामान्य नहीं थे। उनकी टहनियां खिड़की के कांच को खुरच रही थीं, जैसे वे अंदर आने की कोशिश कर रही हों। अर्णव ने अपनी सीट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। बस किसी ढलान की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जहां का रास्ता पूरी तरह से घने, काले जंगल में विलीन हो रहा था। उसने ड्राइवर की केबिन की ओर देखा, जहां से केवल एक काली परछाई का आभास हो रहा था। यह शिवपुर का रास्ता नहीं था। अर्णव ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फर्श पर जैसे चिपक गए थे। बस के अंदर की हवा में अब मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की गंध भर गई थी। उसने फिर से बाहर झांका तो उसे लगा कि पेड़ उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कि यह बस उसे किसी ऐसी जगह ले जा रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उसके माथे की नसें तन गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने फोन की स्क्रीन को फिर से देखा। समय अभी भी 12:13 पर ही अटका था। जंगल की सघनता इतनी अधिक थी कि बाहर की रोशनी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अर्णव को समझ आ गया कि वह एक ऐसी मंजिल की ओर बढ़ रहा है जो अस्तित्व के नक्शे से बाहर है। अचानक बस के अंदर की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ गाढ़ा अंधेरा छा गया। अर्णव ने घबराकर अपनी आंखें मलते हुए कैबिन की ओर देखा, पर वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बस के अंदर फुसफुसाहटों का एक शोर उठ खड़ा हुआ, जैसे दर्जनों लोग एक साथ मिलकर धीमी आवाज में कुछ कह रहे हों। अर्णव ने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। नीचे मत उतरना, नीचे मत उतरना। यह फुसफुसाहट बस की हर सीट के नीचे से आ रही थी। पलक झपकते ही बस के अंदर की लाइटें फिर से जल उठीं। अर्णव की सांसें थम गईं। बस अब पूरी तरह खचाखच भरी थी। हर सीट पर एक यात्री बैठा था, लेकिन किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सभी यात्रियों ने अपने सिर को अपने सीने की ओर पूरी तरह नीचे झुका रखा था। कोई हिल नहीं रहा था, जैसे वे पत्थर की मूर्तियां हों। अर्णव अपनी सीट पर पीछे की ओर सिमट गया। उसके कंधे बस की ठंडी दीवार से टकराए। उसने देखा कि बस का गलियारा अब उन झुके हुए यात्रियों से भरा हुआ है। हवा में एक अजीब सी भारीपन घुल गई थी। अर्णव ने अपनी सांसें रोकने की कोशिश की, पर उसकी धड़कनें बस के सन्नाटे में सुनाई दे रही थीं। सामने की ओर कंडक्टर फिर से दिखाई दिया, जो एक यात्री की सीट के पास खड़ा
उसे घूर रहा था। अर्णव ने उठने की कोशिश की, पर उसके पैर कांप रहे थे। उसे लगा जैसे पूरी बस एक ही लय में धीमी गति से कांप रही हो, और चारों तरफ से वही फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। कंडक्टर धीरे धीरे गलियारे से आगे बढ़ा। उसके जूते फर्श पर घिसट रहे थे, जिससे एक कर्कश आवाज पैदा हो रही थी। वह अर्णव की सीट के पास आकर रुका। अर्णव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ सीट से चिपक गई थी। कंडक्टर ने अपना एक हाथ अर्णव की ओर बढ़ाया। उसकी हथेली रूखी और ठंडी थी। उसने अर्णव की ओर एक पुराना पीला पड़ चुका टिकट बढ़ाया। अर्णव ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। कागज का स्पर्श धूल जैसा था। उसने टिकट पर लिखी तारीख पर नजर डाली, 23 अगस्त 2025। अर्णव का गला पूरी तरह सूख गया। उसने अपनी जीभ से होठों को गीला करने की कोशिश की, पर कोई लार नहीं बनी। उसने कंडक्टर की ओर देखा और लड़खड़ाती आवाज में कहा, यह तो 1 साल पुरानी तारीख है। अर्णव के सीने में दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो। कंडक्टर ने अपना चेहरा अर्णव के और करीब किया। उसकी सांसों में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम उसी दिन तो इस बस में चढ़े थे। अर्णव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ में आ गया कि वह समय के किसी ऐसे चक्र में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नहीं है। वह अपनी सीट पर जम गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था और बस की गति के साथ उसका सिर जोर जोर से टकराने लगा। अर्णव ने अपनी कांपती उंगलियों से पीछे बैठी लड़की के कंधे को जोर से झकझोरा। उसका हाथ लड़की के कंधे पर पड़ते ही उसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई। अर्णव ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। उसकी हरकत में कोई मानवीय सहजता नहीं थी, बस हड्डियों की रगड़ की आवाज थी। अर्णव की नजरें उस लड़की के चेहरे पर टिकीं, जो अब पूरी तरह सामने था। उसका आधा चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। त्वचा मांस की तरह गलकर लटक रही थी और वहां मांस की एक गहरी परछाई दिख रही थी। अर्णव का शरीर एक झटके के साथ पीछे की ओर गिरा। लड़की ने अपने कांपते होठों को खोला, जिनसे एक सूखी और घिसी पिटी आवाज निकली। मैं वो लड़की हूं जो उस दिन बस से उतर नहीं पाई थी। ये शब्द अर्णव के कानों में किसी नुकीली चीज की तरह चुभे। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की का वह चेहरा देख पा रहा था। उसे एहसास हुआ कि बस का फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। उसका दम घुटने लगा और उसने खिड़की के कांच पर अपने हाथ मारे, लेकिन कांच पत्थर की तरह कठोर था। लड़की की आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था जो अर्णव को भीतर तक जला रहा था। अर्णव का हर एक रोम छिद्र डर से खड़ा हो गया। वह समझ गया कि इस बस में बैठने का अर्थ क्या था। अचानक बस की गति एक झटके के साथ कई गुना बढ़ गई। इंजन की गड़गड़ाहट एक चीख में बदल गई। ड्राइवर की भारी और गूंजती आवाज पूरी बस में फैल गई, आज तुम्हारी बारी है। अर्णव ने अपनी पूरी ताकत से सीट से उठकर दरवाजे की ओर छलांग लगाई। सामने की खिड़की से उसने देखा बस सीधे एक टूटे हुए पुल की ओर बढ़ रही थी। पुल का आधा हिस्सा खाई में लटक रहा था। अर्णव ने दरवाजे के हैंडल को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे नीचे खींचने की कोशिश की। धातु का हैंडल पत्थर की तरह जम चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर लात मारी, लेकिन 1 इंच भी हलचल नहीं हुई। उसके पैरों में चोट लगी, हड्डी के टकराने की आवाज आई, पर दरवाजा नहीं खुला।
उसने फिर से हैंडल को झकझोरा। उसकी उंगलियां छिल गईं और खून की बूंदें फर्श पर गिरने लगीं। बाहर का कोहरा अब काला पड़ चुका था। बस के पहिए सड़क पर रगड़ खाते हुए चिंगारियां छोड़ रहे थे। अर्णव ने फिर से दरवाजे पर अपने कंधे से जोर लगाया। उसका शरीर धातु से टकराकर कांप उठा। दरवाजा एक अभेद्य दीवार की तरह स्थिर था। बस अब पुल के बिल्कुल किनारे पर थी। अर्णव ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे सिर्फ अथांग अंधेरा था। वह दरवाजे पर अपने नाखून रगड़ने लगा, लेकिन लोहे की पकड़ ढीली नहीं हुई। बस पुल के टूटे हुए हिस्से की ओर तेजी से उछली। बस पुल के आखिरी छोर को छोड़ते ही हवा में झूल गई। अर्णव का शरीर सीट से टकराकर उछला। खिड़की के बाहर का कोहरा अब पूरी तरह काला हो चुका था। बस का भारी ढांचा गुरुत्वाकर्षण के दबाव में नीचे की ओर गिरने लगा। अर्णव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और गले से एक तेज चीख निकाली। हवा का दबाव खिड़की के शीशों को अंदर की ओर धकेल रहा था। एक पल के लिए बस हवा में स्थिर सी हो गई, जैसे समय थम गया हो। फिर बस का अगला हिस्सा चट्टानों से टकराया। धातु के मुड़ने की कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी। अर्णव का सिर सामने वाली सीट के लोहे के फ्रेम से जा टकराया। चारों ओर चिंगारियां बिखरीं। फिर एक भयानक धमाका हुआ, जैसे ईंधन की टंकी फटने से आग का गोला फट पड़ा हो। अर्णव की चीख उस धमाके की गड़गड़ाहट में कहीं खो गई। आग की लपटों ने बस के पिछले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। खिड़कियां चकनाचूर होकर हवा में बिखर गईं। अर्णव का हाथ हवा में लपका, लेकिन उसे सिर्फ धुआं और राख मिली। सब कुछ एक झटके में काला हो गया। आग की गर्माहट धीरे धीरे ठंडी पड़ती गई। खाई के भीतर सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे कभी वहां कुछ था ही नहीं। बस का मलबा पत्थरों के बीच फंसकर स्थिर हो गया। अर्णव की आवाज का कोई नामो निशान नहीं बचा। केवल जलती हुई धातु से उठती हुई हल्की धुआं की लकीरें अंधेरे में मिल गईं। सब कुछ पूरी तरह खत्म हो चुका था। अगली सुबह सूरज की रोशनी खाई की गहराई तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस की टॉर्च की रोशनी पत्थरों और मुड़े हुए लोहे के बीच भटक रही थी। एक अधिकारी ने मलबे के ढेर को हटाते हुए अर्णव का फोन ढूंढ निकाला। स्क्रीन पर दरारें थीं, लेकिन समय अभी भी 12:13 AM पर स्थिर था। अचानक फोन एक तीखी आवाज के साथ बज उठा। अधिकारी चौंक गया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अर्णव। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से अर्णव की धीमी और सिसकती हुई आवाज आई, सर, बस अभी भी चल रही है। अधिकारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फोन को कान से दूर किया। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक और भारी आवाज सुनाई दी, जो कंडक्टर की थी। उसने बेहद ठंडे स्वर में पूछा, टिकट? अधिकारी के हाथ से फोन छूटकर चट्टान पर जा गिरा। फोन का स्पीकर अभी भी खुला था और खाई के सन्नाटे में केवल बस के इंजन की गड़गड़ाहट और कंडक्टर की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। अर्णव की आवाज गायब हो गई, लेकिन कॉल अभी भी चल रही थी। पुलिस अधिकारी ने टॉर्च मलबे के अंदर डाली। वहां कोई यात्री नहीं था। बस के अंदर सिर्फ खाली सीटें और धूल थी। समय फिर से 12:13 AM पर अटक गया। खाई में सन्नाटा वापस लौट आया, लेकिन फोन की घंटी फिर से बजने लगी। ऐसे ही हॉरर सस्पेंस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहें।